नमस्कार मित्रों, आज हिंदी भाषा के एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ और टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। क्या है? संधि। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संधि शब्द कैसे बना है। तो संधि शब्द को जानने के लिए मूल भाषा की बात करें तो हम संस्कृत भाषा में इसे जानेंगे कि देखिए कैसे इस शब्द का निर्माण हुआ है और इसका क्या अर्थ है। देखिए सम क्या है? उपसर्ग है। धा क्या है? धातु है। की क्या है? प्रत्यय है। तो क्या बनता है? संधि शब्द बनता है। अब देखिए हिंदी भाषा की बात करें तो देखिए सम उपसर्ग है, सम दी, इसका विच्छेद कर दिया और मिलाएंगे तो क्या बन गया? संधि बन गया। अब बात करते हैं संधि किसे कहते हैं। परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा हमने सामान्यतः पढ़ी है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। या हमने पढ़ा है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। तो यहां देखिए दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल को या ध्वनियों के मेल से या मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता हो। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन दिखाई देता हो, उत्पन्न होता हो, तो क्या कहलाता है? या उसे संधि कहते हैं। या हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। या हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो कोई विकार उत्पन्न होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो वो संधि कहलाती है। अब देखिए संधि कहलाती है, क्या संधि कहलाती है? वर्णों के मेल को। हमने ये पढ़ा दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को। जैसे देखिए विद्या आलय, विद्या आलय, यहां देखिए अंतिम स्वर क्या है? आ है। और यहां प्रारंभ में स्वर क्या है? आ है। तो हमने पढ़ा दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता हो, यानी ये दो ध्वनियां हैं, ये मिलने पर कोई विकार, इनके मिलने पर दोनों पर विकार उत्पन्न हो गया, इन दोनों के स्थान पर आ एक स्वर आ गया और मिलाएंगे तो बन गया विद्यालय। तो ये जो विकार उत्पन्न हुआ इन दोनों के स्थान पर एक हुआ, ये क्या कहलाता है? ये संधि कहलाता है। अब हमें ध्यान रखना है एक बात और, एक संयोग की बात आती है। संयोग एक हमने ये तो पढ़ लिया कि दो या दो से अधिक स्वर या व्यंजनों के मिलने से कोई विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, तो वहां संधि होगी। संयोग किसे कहते हैं? संयोग में देखिए जब कोई वर्ण आपस में मिले और कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, कोई विकार उत्पन्न नहीं हो तो वो क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। जैसे देखिए अन्न उपस्थित, तो हमने इसको मिलाने का प्रयास करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए अ न में स्वर मिल गया, नु अनुपस्थित। तो यहां देखिए ये जो दो वर्ण है आपस में मिले हैं, यहां कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, इन दोनों का संयोग हुआ है, मिलन हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। ऐसा प्रश्न आता रहता है कि निम्न में से संधि किस पद में नहीं है। तो या हम ऐसा प्रश्न आता रहता है, हमें देखना चाहिए कि यहां संधि है या नहीं है। नहीं है तो क्या है उसके बारे में हमें देखना चाहिए। आगे देखिए
हमने जान लिया संधि किसे कहते हैं, संयोग किसे कहते हैं। हमने जाना संधि किसे कहते हैं, संयोग किसे कहते हैं। संयोग का अर्थ है वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहां संधि में हमने पढ़ा वर्णों में परिवर्तन होगा। जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे या स्वर आपस में मिलेंगे तो परिवर्तन होगा, वहां क्या होगा, संधि होगी। और जहां परिवर्तन नहीं होगा वहां क्या होगा, संयोग होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं संधि। संधि के प्रकार, कितने प्रकार हैं संधि के, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो भी हम जानेंगे। पहला है देखिए स्वर संधि, या हमने पढ़ा था पहले, इसे अच संधि भी कहते हैं। अच संधि क्या है, एक अच एक प्रत्याहार है जिसमें सभी स्वर आते हैं, इसलिए इसे अच संधि भी कहा जाता है। दूसरा है व्यंजन संधि, दूसरी क्या है, व्यंजन संधि, इसे क्या कहा जाता है, और हल संधि भी कहा जाता है। और दूसरी जो संधि है वो क्या है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो यहां देखिए स्वर संधि का मतलब है, अच संधि का मतलब है यहां जो संधि होगी वो स्वरों के बीच होगी, यानी स्वर प्लस से पहले भी कोई स्वर होगा और प्लस के बाद में भी कोई स्वर होगा, वो यहां जो संधि होगी वो स्वर संधि होगी। दूसरी बात करते हैं व्यंजन। तो यहां देखिए व्यंजन होगा या स्वर होगा बाद में, और या पहले स्वर होगा और बाद में व्यंजन होगा। तो यहां जो विकार उत्पन्न होगा या तो पहले व्यंजन होगा प्लस से, या बाद में होगा, या पहले स्वर होगा या बाद में होगा। तो इनके मिलने से कोई विकार उत्पन्न होगा, तो वहां जो संधि होगी वहां व्यंजन संधि होगी। अब विसर्ग संधि में देखिए विसर्ग के बाद में या तो स्वर होगा और या फिर विसर्ग के बाद में व्यंजन होगा, तो वहां जो विकार उत्पन्न होगा इनके मिलने से, वहां जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी। ये संधि के 3 प्रकार हैं। अब देखिए हम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि में या स्वर संधि के कितने प्रकार हैं हम बात करेंगे अभी। स्वर संधि या अच संधि, स्वर संधि या अच संधि। स्वर संधि या अच संधि के प्रकार कितने हैं, 5 हैं। पहला है यण संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है वृद्धि संधि, और 5वां है अयादि संधि। हमें इनके नियम ध्यान में रखने हैं और संधि अपने आप हमें पता चल जाएगा। हमें नियम को रटना नहीं है, हमें समझना है। संधि में सब समझने वाली बात है, कोई भी चीज संधि में रटने वाली नहीं है। तो देखिए स्वर संधि या इसे अच संधि भी कहते हैं। इसके जो प्रकार हैं स्वर संधि के कितने हैं, 5 प्रकार हैं। पहला, जैसे हम इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, ये हमने सुविधा के अनुसार लिखा है। तो देखिए यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ये इसके 5 प्रकार हैं। किसके, स्वर संधि के। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संधि के कितने प्रकार हैं, तो संधि के प्रकार कितने हैं, 3 हैं। अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से, स्वर संधि, दूसरा हमने पढ़ा व्यंजन, और तीसरा हमने पढ़ा विसर्ग। ये 3 संधि के प्रकार हैं। लेकिन स्वर संधि की बात आए तो स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, 5 हैं। सबसे पहले देखिए यण संधि। यण संधि का एक नियम है जो हमें ध्यान रखना है हमेशा। देखिए हमें क्या ध्यान रखना है, यण संधि में ध्यान रहे कि यण का मतलब है य, व, र, ल।
यन का मतलब ये है, य व र ल, ये वर्ण हो जाते हैं। देखिए यन का मतलब क्या है, अब देखिए यण संधि, यण संधि में देखिए हमें इसका नियम ध्यान रखना है। हमें यह ध्यान रखना है कि प्लस से पहले क्या हो, ई उ रे, कहां हो, प्लस के पहले होना चाहिए। ध्यान दें दोबारा से कि यण संधि का जो नियम है वो नियम ये है कि प्लस से पहले क्या होना चाहिए, या तो ई हो या उ हो या री हो। अब बात आती है ई बड़ा भी हो सकता है, उ बड़ा भी हो सकता है, और री हिंदी में छोटा ही होता है, बड़ा संस्कृत में होता है। तो ध्यान रहे क्या हो जाएगा फिर, और प्लस के बाद में क्या होना चाहिए, भिन्न स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भिन्न स्वर होना चाहिए। दोबारा से देखिए, ये कह रहे हैं कि प्लस से पहले ई उ री हो तथा प्लस के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर यह हो जाएगा, उ के स्थान पर वह हो जाएगा, और री के स्थान पर र हो जाएगा। बाद में जो स्वर होगा वो इनमें मिल जाएगा। दोबारा से देखें, ई के स्थान पर यह हो जाएगा, उ के स्थान पर वह हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा, यदि बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे। उदाहरण है यद्यपि, उदाहरण है यद्यपि। तो यहां देखिए संधि विच्छेद करेंगे, यदि अपि। अब नियम के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि प्लस से पहले इनमें से, इन स्वरों में से कोई स्वर होना चाहिए। तो इनमें से देखिए अंतिम स्वर क्या है, ई है। यदि में अंतिम स्वर क्या है, ई है, और उसके बाद में अपि का अ है। तो यहां देखिए हमने नियम पढ़ा था कि इनमें से कोई स्वर और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो इनकी कंडीशन पूरी हो रही है। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, और यह में ए मिल जाएगा, यह पूरा हो जाएगा अपि। ये बन गया यद्यपि। अब और देखिए प्रत्येक, यहां देखिए प्रति एक। तो यहां देखिए प्र त, अंतिम स्वर क्या है इसमें, ई, और उसके बाद में एक। तो यहां देखिए ई के बाद में प्लस से पहले क्या होना चाहिए, ई हो या उ हो या री हो, और उसके बाद में भिन्न स्वर होना चाहिए। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो यहां देखिए ई के बाद में ए जो आ रहा है वो भिन्न स्वर है, अलग है, इसलिए ई को क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह में ये मिल गया, एक प्र और तय आता है प्रत्येक। समझ में आ रहा होगा। और उदाहरण करेंगे, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। देखिए यहां देखिए एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यण संधि में जब भी हम संधि विच्छेद करें तो जहां आधा वर्ण होगा वहां हम देखेंगे तो वहां हमें ये वर्ण मिलेंगे। तो वहीं से हमें ध्यान करना है कि जैसे इनमें हमें देखा जाए तो यह से पहले आधा वर्ण है, इसलिए यहां देखिए अति आवश्यक, अति आवश्यक। तो यहां देखिए अति में जो ई है वो अंतिम स्वर है, और उसके बाद में आवश्यक। तो यहां देखिए ई के बाद में भिन्न स्वर आ गया, आ गया, इसलिए ई को क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अत्यावश्यक।
और देखिए और देखिए नारी नार्योत्सव। नार्योत्सव तो देखिए नारी उत्सव, नारी उत्सव, नारी उत्सव। तो यहां देखिए यहां अंतिम स्वर क्या है, ई है, उसके बाद में उत्सव है। तो यहां देखिए ई के बाद में भिन्न स्वर है, ई के बाद में भिन्न स्वर है, इसलिए यहां देखिए नार ई उत्सव, तो ई को क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, नारी उत्सव बन जाएगा। अब देखिए हम मिलाएंगे, रे आधा है ऊपर चला जाएगा, यह में ऊ मिल गया और उत्सव। और देखिए स्त्री उत्सव, तो यहां देखिए अंतिम स्वर क्या है, ई है, और उसके बाद में उत्सव का ऊ है। यहां देखिए ई के बाद में क्या है, ऊ भिन्न स्वर है, तो ई को क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, त्रय आधा है, उत्सव। ध्यान में आ रहा होगा, उत्सव। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और देखिए इत्यादि, इत्यादि में देखिए इति आदि, इति आदि। तो यहां देखिए इत त में अंतिम स्वर ई है और उसके बाद में आदि का आ स्वर है, तो यहां भी स्वर है, यहां भी स्वर है। तो ई के बाद में भिन्न स्वर होने के कारण यहां ई को क्या हो गया, यह हो गया, तय आता है, ई आ गया और आ इसमें मिल गया, इत्यादि। और देखिए प्रत्यादेश, तो यहां देखिए प्रति, प्रति आदेश, प्रति आदेश। तो यहां देखिए तय में अंतिम स्वर ई को अलग किया, आदेश। अब देखिए ई के बाद में आ भिन्न स्वर आ रहा है, इसलिए ई को यह हो जाएगा और मिलाएंगे तो प्रत्यादेश बन जाएगा। आगे देखिए, और देखिए प्रत्यागमन। तो यहां देखिए प्रति आगमन, प्रति आगमन। तो यहां देखिए अंतिम स्वर क्या है, प्रति आगमन। तो यहां देखिए ई के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, इसलिए ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, उसके बाद में आगमन और उससे पहले प्र और तय आधा मिलाएंगे तो देखिए प्रत्यय आधा है, यह में आ मिला, आगमन, प्रत्यागमन। और देखिए नदी उत्सव,
नदी, उत्सव। तो यहाँ देखिए न, द में जो अंतिम स्वर है वो क्या है, ई है, और उसके बाद में उत्सव। तो यहाँ देखिए ई के बाद में उ आ गया, भिन्न स्वर आ गया, तो ई को यह हो जाएगा, मिलाएंगे तो नद्युत्सव बन जाएगा। ये हमने ई के उदाहरण कर लिए हैं। इसके बाद में हम उ के उदाहरण करेंगे। तो हमें बस नियम ध्यान रखना है, और यण संधि का मैंने आपको नियम बताया है कि य, व और र, इनसे पहले आधा वर्ण जरूर होगा जहां यण संधि होगी। अब देखिए गुरु आ गया, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। अब इसमें हमें ये समस्या आती है, देखिए र, उ, र, उ, इन दोनों की पहचान कैसे करें। तो यहां देखिए र में जिसमें खुला होगा, यहां से उ की मात्रा है वो खुली होगी, इसमें छोटा उ होगा, और जिसमें ये नोक बंद होगी उसमें बड़ा उ होगा। तो यहां देखिए गुरु में जो उ है वो छोटा है, अंतिम जो उ है मैंने निकाल दिया है, और उससे पहले गुरु आ गया। जो हमारा नियम था हम उसकी तरफ ध्यान देंगे कि ये कह रहे हैं उ हो या उ हो, उसके बाद में भिन्न स्वर होना चाहिए। तो यहाँ प्लस से पहले क्या है, उ है, और उसके बाद में क्या है, आ स्वर है। आ गया क्या, आ है इसलिए स्वर आ गया। अब देखिए उ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, उ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। मिलाएंगे तो देखिए र आता है, ऊपर चला जाएगा, वह में आ मिला, गुरु आ गया, गुरु आ गया, गुरु आ गया। और देखिए मधुरी, देखिए मधु अरि, मधु अरि। यहां देखिए मैं ध में अंतिम स्वर जो है वो क्या है, उ है, और उसके बाद में अरि। तो यहां देखिए हम नियम पे ध्यान देंगे कि अंत में प्लस से पहले क्या होना चाहिए, उ छोटा या बड़ा हो, उसके बाद में भिन्न स्वर होना चाहिए। तो यहां देखिए कि प्लस से पहले उ है और उसके बाद में भिन्न स्वर है, इसलिए उ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, और आगे ध आता है, मिलाएंगे तो मध्वरी बन जाएगा, मिलाएंगे तो मध्वरी बन जाएगा। देखिए और देखिए उदाहरण, साधु, साधु आ गया, साधु आ गया। तो यहां देखिए साधु में जो ध में अंतिम स्वर है वो क्या है, उ है, और उसके बाद में क्या है, आ गया, क्या आ है, आ स्वर है। इसलिए देखिए नियम कह रहे हैं कि उ के बाद में भिन्न स्वर होना चाहिए। तो यहां देखिए उ के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, इसलिए उ को वह हो जाएगा। मिलाएंगे तो साधव आ गया, मिलाएंगे तो साधव आ गया। और देखिए वध्वादेश, देखिए वधु आदेश। तो यहां देखिए व द में अंतिम स्वर उ बड़ा है, और उसके बाद में आदेश। तो यहां देखिए उ के बाद में क्या है, आ है, वो भिन्न स्वर है, इसलिए उ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, वह द आधा है, उ के स्थान पे वह हो गया, और आदेश। अब इसको मिलाएंगे तो देखिए वह द आधा, वह में आ मिला, आदेश। और देखिए उदाहरण,
इसके बाद में उदाहरण देखिए, सु प्लस आगतम। तो यहां देखिए स में क्या है, उ है, और उसके बाद में आगतम, यहां सु में जो उ था उसके बाद आ स्वर आ गया, भिन्न स्वर आ गया, इसलिए इसको क्या हो गया, वह हो गया, स व आगतम मिलाएंगे तो स्वागतम। और देखिए स्वादेश, तो देखिए सु आदेश, तो यहां देखिए स में उ और उसके बाद में भिन्न स्वर आ, आदेश, अब उ को क्या हो गया, वह हो गया, क्या बन जाएगा, स्वादेश। अब देखिए इसी प्रकार से अंतिम जो है री का उदाहरण, री को क्या हो जाता है, र हो जाता है। देखिए मातृ आज्ञा, मातृ आज्ञा, तो यहां देखिए मात अंत में जो स्वर है उसको अलग किया और उसके बाद में आज्ञा। अब देखिए री के बाद में क्या होना चाहिए, भिन्न स्वर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो इसके बाद में भिन्न स्वर है ये रहा, और इसको क्या हो गया, र हो गया, उसके बाद में आ गया, उससे पहले त है और उसके बाद में मा त र आ ज्ञा। तो यहां देखिए हमने पढ़ा था संयुक्त वर्ण पढ़े थे, त और र मिलकर के क्या हो जाता है, त्र बन जाता है। तो यहां देखिए मा त र मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, यहां देखिए त और र मिलकर त्र बन गया, त्रा में आ मिल गया, त्राज्ञा। पितृ आदेश, पितृ आदेश, तो यहां देखिए पित और उसके बाद में तय में से री स्वर को अलग किया और उसके बाद में आदेश। तो यहां देखिए री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। कब हो जाएगा, री के बाद में भिन्न स्वर होने पर। तो री के बाद में भिन्न स्वर आ है, इसलिए री को र हो गया, और पी त र आदेश हम मिलाएंगे तो पित्रादेश, पित्रादेश। और देखिए नृ आज्ञा, नृ आज्ञा, तो यहां देखिए न में क्या है, री है, और उसके बाद में क्या है, आज्ञा है, उसके बाद में क्या है, आज्ञा है। तो देखिए न के बाद में री है और री के बाद में भिन्न स्वर है, इसलिए री को र हो जाएगा, और उसके बाद में आज्ञा। अब न में र मिल गया, नराज्ञा। और देखिए सस्त्री आदेश, तो यहां देखिए सव स और स में री को अलग कर दिया और उसके बाद में आदेश। तो देखिए री के बाद में भिन्न स्वर आने पर री को क्या हो जाता है, र हो जाता है, स्व स आधा है और स री को र हो गया, आदेश। अब देखिए मिलाएंगे तो स्व स में र मिल गया, शस्त्र आदेश। मैं आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, और कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।